हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारी जो सीटेट के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में जो हिंदी की पेडागोजी पूछी जाती है उन्हें वन लाइनर क्वेश्चन के थ्रू कंप्लीट पेडागोजी को क्लियर करेंगे। तो जो पेडागोजी आती है वो पेपर फर्स्ट में भी सेम आती है और पेपर सेकंड में भी सेम ही आती है। तो दोनों पेपरों के लिए ये पेडागोजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी की कंप्लीट पेडागोजी वन लाइनर क्वेश्चन के थ्रू हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो त्रिभाषा सूत्र है, यानी कि जो त्रिभाषा सूत्र है उसका फॉर्मूला किसके द्वारा दिया गया था। तो जो त्रिभाषा सूत्र है इसका फॉर्मूला कोठारी आयोग के द्वारा दिया गया था। यानी कि भाषा के जो सूत्र हैं वो तीन प्रकार से लागू किए जाएंगे कि हमारी भाषा में जो तीन भाषाएं रहेंगी, एक रहेगी मातृभाषा, एक रहेगी राष्ट्रभाषा और एक रहेगी राजभाषा। यानी कि जो त्रिभाषा सूत्र का फॉर्मूला है इसे कोठारी आयोग के द्वारा दिया गया था। उसके बाद बात करते हैं हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाता है पठन कितने प्रकार का होता है। जो ये हिंदी की पेडागोजी है कई हद तक ये संस्कृत और इंग्लिश की पेडागोजी भी इसी टाइप से आती है, बस उसमें जो शब्दों के चेंजेस होते हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पठन कितने प्रकार का होता है। तो जो पठन होता है वो दो प्रकार का होता है, यानी बालक दो प्रकार से पठन करता है। कौन कौन से वो दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट होता है मौन पठन, सेकंड होता है सस्वर पठन। मौन पठन का मतलब होता है जब बालक किसी भी चीज को बहुत गंभीरता से पढ़ता है, बहुत समझ समझ के पढ़ता है और शांत होकर एकांत में बैठकर बिना शोर किए, बिना आवाज निकाले जब किसी भी चीज को ग्रहण करता है या पढ़ता है तो उसे मौन पठन कहा जाता है। उसके बाद सेकंड होता है सस्वर पठन। सस्वर पठन का मतलब होता है जब बालक किसी भी चीज को तेज तेज बोलकर पढ़ता है, लाउडली पढ़ता है तो उसे सस्वर पठन कहा जाता है। जैसे बच्चों को कक्षा में टेबल याद करवाए जाते हैं, जब बच्चे को क्लासरूम के अंदर टेबल याद करवाए जाते हैं तो उसको सस्वर पठन में बोला जाता है। या बालक को खड़ा करके किताबें पढ़वाई जा रही हैं तो वह भी सस्वर पठन की तरह आएगा। या बालक कोई भी चीज लर्न करने के लिए या कोई भी चीज को पढ़ने के लिए आवाजें निकाल कर पढ़ता है या जोर से पढ़ता है तो उसे सस्वर पठन कहा जाएगा। तो ये थे पठन के दो प्रकार, मौन पठन और सस्वर पठन। उसके बाद थर्ड नंबर पर बात करते हैं लेखन के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि जो लेखन होता है उसके कितने प्रकार होते हैं। तो लेखन होता है वो तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है सुलेख, दूसरा होता है अनुलेख, तीसरा होता है श्रुतलेख। तो जैसे कि लेखन तीन प्रकार का होता है तो उसमें जो सुलेख होता है उसका मतलब होता है एक अध्यापक के द्वारा किसी भी चीज को दे दिया जाता है और उस चीज को बालक नकल करके या उसी की तरह हूबहू लिखने की कोशिश किया जाता है। यानी कि सुलेख में जैसे एक प्रकार से लिख दिया, अध्यापक ने ऊपर लिख दिया है मेरा भारत महान, यानी इस प्रकार से बच्चों को लिख कर दे दिया तो बच्चे जब इसके नीचे इसी चीज को देख देख कर नीचे लिख रहे हैं तो ये चीज मानी जाएगी सुलेख पठन के अंतर्गत, यानी कि इस चीज को बोला जाएगा सुलेख। और उसके बाद जो अनुलेख होता है, अनुलेख का मतलब होता है किसी भी चीज को ऐसे लिखना जैसे कि किसी भी चीज के डॉट 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 कर दिए जाते हैं कि अब इसको देखकर बच्चे को इसके ऊपर बनाना है तो इसी चीज को इस प्रकार से देखकर इसी के ऊपर कवर कर कर जब बच्चा लिखता है तो उन चीजों को अनुलेख कहा जाता है। सीटेट में जो अनुलेख से क्वेश्चन आता है वो कई बार उसमें डॉट डॉट करके चीजें दे दी जाती हैं और बोला जाता है कि इस प्रकार का अगर बालक से लेखन कराया जाता है तो वह किस लेखन के तहत आएगा, तो वो आएगा अनुलेख के तहत। उसके बाद होता है थर्ड नंबर पर श्रुतलेख। श्रुतलेख का मतलब होता है किसी भी चीज को अध्यापक के द्वारा बोला जा रहा है या किसी भी इंसान के द्वारा बोला जा रहा है और उसका सुनकर बोलकर लिखना, उस चीज को बोला जाता है श्रुतलेख। जैसे कि अगर बालक टीवी से भी देखकर पढ़ रहा है, कोई चीज टीवी में कोई चीज बोली जा रही है और उससे वो नोट डाउन कर रहा है तो वो चीजें भी श्रुतलेख के अंतर्गत आएंगी। जैसे कि कक्षा में डिक्टेशन पढ़ाई जाती है यानी जो इमला बोली जाती है बच्चों को, वो भी श्रुतलेख के अंतर्गत आएगी। उसके बाद फोर्थ नंबर पर बात करते हैं भाषा के कौन कौन से रूप हैं, यानी कि जो हमारी लैंग्वेज है उसके कौन कौन से रूप हैं। तो जो भाषा है उसके प्रमुख तीन रूप पाए जाते हैं। पहली पाई जाती है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा वो होती है जब हम अपनी कोई भी बात को एक दूसरे से कहने के लिए, एक दूसरे को समझाने के लिए मौखिक रूप से अपनी चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं, मौखिक रूप से अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं। अपनी जो चीज़ें हम कहना चाहते हैं उन्हें दूसरे को बहुत भली बात समझा देना ही मौखिक की भाषा के तहत आएगा। उसके बाद सेकंड लैंग्वेज होती
है लिखित भाषा। जो लिखित भाषा होती है उसका मतलब होता है किसी भी चीज को लिखकर अपनी बात, अपनी भावनाएं, अपनी चीजें दूसरे को व्यक्त करना, दूसरे को समझा देना लिखित भाषा के तहत आएगा। उसके बाद होती है सांकेतिक भाषा। जो सांकेतिक भाषा यानी कि जो साइन लैंग्वेज होती है उसका मतलब होता है संकेतों के माध्यम से दूसरे को समझा देना। यानी कि जैसे कि किसी ने किसी चीज का इशारा किया, उससे बोल दिया हाँ आ रहे हैं, तो उन चीजों को जो हाथ हिलाना या दूसरे को एक्टिविटी करके बताना कि इस चीज को बिना बोले किसी भी इशारे से दूसरे को अपनी भाषा, अपने विचार, इन सभी चीजों को बता देना, ये सभी चीजें आएंगी सांकेतिक भाषा के तहत। मौखिक भाषा में बोलकर संप्रेषण किया जाता है, लिखित भाषा में लिखकर संप्रेषण किया जाता है, सांकेतिक भाषा में संकेतों के माध्यम से संप्रेषण किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कौन सी भाषा अधिक स्थायी होती है, सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा या मौखिक भाषा। ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो अधिक स्थायी होती है? तो अधिक स्थायी लैंग्वेज होती है लिखित भाषा, क्योंकि बोली गई बात का कोई भरोसा नहीं होता। जैसे किसी ने कोई भी वर्ड बोल दिया और उस चीज का कोई भी मतलब नहीं है, अगर उस चीज को लिखित रूप में किसी को दिया जाएगा तो उस चीज का मतलब ये है कि उस चीज को प्रूफ कर सकते हैं, उस चीज को दिखा सकते हैं। इसलिए जो लिखित भाषा होती है वो अधिक स्थायी और अधिक उपयोगी मानी जाती है। उसके बाद बात करते हैं भाषा अर्जन क्या है, यानी कि जो भाषा अर्जन है वो क्या है। जब किसी भी भाषा को अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। भाषा अर्जन का मतलब होता है जो हमारे, जैसे कि एक मातृभाषा है जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है, उसको हम अर्जित करते हैं। किसी भी वातावरण में रहकर किसी भी भाषा को अर्जित कर लेना अनुकरण के माध्यम से, यानी कि इमिटेशन के माध्यम से नकल कर कर उस चीज को सीख लेना, जो भाषा अर्जन कहलाता है। इसमें किसी प्रकार के स्रोत की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी कि जो हमारे वातावरण में क्रियाएं हो रही होती हैं, जो हमारे परिवेश में रह रहे लोगों के द्वारा बोली जाने वाली लैंग्वेज होती है, जैसे कि हमारी मातृभाषा जो घर, परिवार और समाज में बोली जाती है, उसी लैंग्वेज को भाषा अर्जन के तहत भाषा यानी कि इमिटेशन के माध्यम से उसे सीख लिया जाता है। इसके लिए हमें किसी भी प्रकार के स्रोत की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि ना इसकी कोई किसी व्याकरण की किताब पढ़नी पड़ती है सीखने के लिए, ना इसकी ग्रामर का हमें नॉलेज होना जरूरी होता है। मातृभाषा भी भाषा अर्जन कहा जाता है, यानी कि जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, जैसे कि हमारी मातृभाषा, वो हम भाषा अर्जन के तहत ही सीख लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है भाषा अधिगम किसे कहते हैं, यानी कि जो भाषा होती है उसे हम दो प्रकार से एक्वायर करते हैं, एक तो भाषा अर्जन के माध्यम से, एक भाषा अधिगम के माध्यम से। तो ये था भाषा का अर्जन का रूप, यानी कि जिसे हम इमिटेशन के माध्यम से सीखते हैं, और ये है भाषा अधिगम का रूप जिसे हम व्याकरण के द्वारा, स्त्रोतों के द्वारा, यानी कि जैसे हमारी सेकेंड लैंग्वेज है उसे हम किसी भी चीज की व्याकरण को लेकर, किसी भी अनुभवी इंसान से सलाह लेकर, किसी भी अध्यापक के द्वारा समझकर अर्जित करते हैं, यानी अपने व्यवहार में लेकर आते हैं, तो उस चीज को कहा जाता है भाषा अधिगम। इसके लिए हमें बेसिक ग्रामर की नॉलेज होती है, किताबों की जरूरत पड़ती है, एक गाइडर की जरूरत पड़ती है, यानी कि जो हमें गाइड कर सके, जो हमें पढ़ा सके, जो हमें समझा सके। जैसे कि हमें हिंदी हमारी मातृभाषा है, जैसे कि मान लिया हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो ये हमारी फैमिली में, हमारे घर में, इन सभी जगहों पर बोली जाएगी, तो इसे हम अर्जित कर लेंगे। और जिस लैंग्वेज को हम, जैसे सेकंड लैंग्वेज हमारी इंग्लिश मान लेते हैं, जैसे कि हमें इंग्लिश सीखनी है, तो ये हमारी मातृभाषा नहीं है, यानी कि ये हमारे वातावरण में डेली यूज यानी रोजमर्रे की जिंदगी में नहीं बोली जाती है, तो इसे हमें अर्जित तो करेंगे नहीं, इसे हम अनुकरण के माध्यम से भी नहीं सीख पाएंगे, इसे स्त्रोतों की जरूरत पड़ेगी, इसे हम अधिगम करेंगे। तो इस चीज के लिए पहले हमें इसकी बेसिक नॉलेज, इसकी ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, इसके लिए अध्यापकों की सहायता लेनी पड़ेगी, इसके लिए जितनी भी है हर संभव प्रयास करने पड़ेंगे। तो इसे कहा जाता है भाषा अधिगम, ये जैसे कि सेकंड लैंग्वेज। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, यानी कि हमारी राष्ट्रभाषा किसे कहा जाता है। तो हमारी कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, यानी कि हमारी कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। जो हिंदी है वही हमारी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को हमारी राजभाषा बनाया गया है। जो इंडिया है वहां पर कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, जो हिंदी है वो हमारी राजभाषा है। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। अगली बात करते हैं भाषा कौशल कौन कौन से हैं, यानी कि जो भाषा कौशल हैं वो कौन कौन से हैं। तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये हमारे भाषा कौशल हैं। अगर इनको लर्न करने में इनका क्रम मुख्यतः यही चलता है, सुनना, बोलना, पढ़ना। अगर इनके क्रम को याद करने के लिए ट्रिक को यूज करते हैं तो वो ट्रिक यूज करी जाती है सोबोपली।
इस ट्रिक के माध्यम से इस चीज को सीखा जाता है। सु का मतलब हो गया सुनना, बो का मतलब हो गया बोलना, प का मतलब हो गया पढ़ना और ली का मतलब हो गया लिखना, यानी LSRW। इस क्रम से हम इस चीज को याद कर सकते हैं। तो जो हमारे भाषा कौशल हैं वो कौन कौन से हैं? भाषा कौशलों की संख्या 4 है, जो है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यानी कि सोवोपली के या LSRW के हिसाब से हम याद कर सकते हैं। तो जो हमारे भाषा कौशलों की संख्या है वो है 4। उसके बाद बात करते हैं भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियां, यानी कि जो भाषा शिक्षण है उसकी प्रमुख विधियां कौन कौन सी है। एक व्याकरण विधि है, जिसमें हम चीजों को व्याकरण के माध्यम से, ग्रामर के माध्यम से सीख सकते हैं। दूसरी हमारी व्याकरण अनुवाद विधि है, यानी कि किसी भी चीज को अध्यापक बैठकर एक कक्षा में किताब लेकर हाथ में और दूसरों को अनुवाद करके उस चीज को समझा रहा है, तो वो बोली जाएगी व्याकरण अनुवाद विधि। आगमन विधि है, इसमें हम उदाहरण पहले लिखते हैं। आगमन विधि है, इसमें उदाहरण को पहले लिखा जाता है और नियम बाद में लिखे जाते हैं। ये हमारी होती है आगमन विधि, इसमें किसी भी चीज के उदाहरण पहले दिए जाएंगे, नियम बाद में। वहीं हमारी निगमन विधि है, जिसमें हमें नियम पहले बताए जाएंगे और उदाहरण बाद में। ये है हमारी निगमन विधि। उसके बाद है सम्मिश्रण विधि। सम्मिश्रण विधि का मतलब होता है कि किसी एक दूसरी चीज को कम्युनिकेट करके, यानी एक दूसरे में मिक्स करके पढ़ाना। जैसे कि हमें हिंदी पढ़ानी है तो हम कई हद तक इससे इंग्लिश के टॉपिक कवर कर सकते हैं। कई हद तक हम ये सोच सकते हैं कि इसमें संस्कृत को भी ऐसे पढ़ा जाए कि इसमें संस्कृत की भी चीजें समाहित हो जाएं, या इसके अनुसार हम उसे समझ सकते हैं, उसी प्रकार से उसे बोला जाता है सम्मिश्रण विधि। यानी एक तरीके से यूज की गई विधि को दूसरी चीजों में भी फायदा होना सम्मिश्रण विधि के अंतर्गत आता है। उसके बाद है प्रत्यक्ष विधि। जब किसी को सामने बैठकर, आमने सामने बैठकर किसी भी विधि के द्वारा बालक को पढ़ाया जा रहा है, बालक को चीजें प्रस्तुत कर कर उसके प्रत्यक्ष रूप से उसके सामने रखकर उसे समझाई जा रही हैं। या जैसे किसी को पर्यावरण के बारे में पढ़ाना है, हिंदी के बारे में पढ़ाना है, अगर वो चीजें उसे सामने से दिखाकर, मूर्त रूप में दिखाकर पढ़ाई जाएंगी तो बालक की समझ में ज्यादा अच्छे से आएगी। तो ये होती है हिंदी की प्रत्यक्ष विधि। इन सभी के अनुसार जो हिंदी में पेडागोजी आती है, इन 10 क्वेश्चनों के अनुसार ही ये देखा जा सकता है कि जो सीटेट की पेडागोजी है, इसे जहां तक है इन्हीं सारे क्वेश्चनों से बाहर कोई भी सीटेट में क्वेश्चन नहीं आएगा। इन सभी क्वेश्चनों से आपके सीटेट के जितने भी हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन हैं वो सभी कवर हो जाएंगे। तो ये थी हमारी हिंदी पेडागोजी की स्पेशल क्लास, जो कि आपको ट्रिक के माध्यम से शॉर्ट में बहुत अच्छे से सीटेट के लिए पेडागोजी समझ में आ जाएगी। तो सीटेट के पेपर में इस पेडागोजी से कितने क्वेश्चन आते हैं या कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जिसे आपको ये वीडियो देखकर आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, आपको करने में कोई भी हेल्प मिली, तो एग्जाम देने के बाद कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा। तो आपको ये क्लास कैसी लगी तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अपना सपोर्ट बनाए रखना। और जितनी भी डिटेल में वीडियो हैं जो कि लवली एकेडमी पर पड़ी हुई हैं, उन सभी को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। जितनी भी चीजें हैं उन सभी के बारे में, जो क्विज के तरीके से क्वेश्चन आंसर हैं सीटेट के लिए, जो स्पेशल क्लास चल रही है, उन सभी के लिए टेलीग्राम पर डेली जो क्वेश्चन है वो क्विज के तरीके से कराए जा रहे हैं। तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और वहां पर जाकर अपनी क्विज के हिसाब से अपनी प्रैक्टिस को और ज्यादा बेटर बनाइए। तो ये थी हमारी सीटेट के लिए हिंदी पेडागोजी की स्पेशल क्लास। आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस टॉपिक पर फिलहाल इतना ही। थैंक यू।